हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपरदन के कारकों और उनसे बनने वाली स्थलाकृतियों पर चर्चा कर रहे थे और इस डिस्कशन में हमने पवन से बनने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ लिया है, सागरीय तरंगों से बनने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ लिया है, नदी से बनने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ लिया है और भूमिगत जल या कास्ट टोपोग्राफी को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम फ्रेंड्स अपरदन के एक नए कारक को लेकर के और उस पर डिस्कशन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हिमानी या हिमनद किस तरह से अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ग्लेशियर से किस तरह से हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो ग्लेशियर से बन रही हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आपको देने वाले हैं ज्योग्राफी की कंप्लीट नॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे चैनल का नाम है ज्योग्राफी जुनून, वेयर लर्निंग इज अ पैशन। और ये चैनल ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड था, डेडिकेटेड है और डेडिकेटेड रहेगा। और इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव ज्योग्राफी की कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। तो देखिए हम बात कर रहे हैं हिमनद की, और हिमनद से पहले हमें समझना होगा कि हिम फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, हिम का निर्माण कैसे हो रहा है। देखिए जब बारिश होती है तो क्या होता है, बूंदें गिरती हैं। वैसे ही हिम वर्षा जब होती है तो बर्फबारी क्या होती है, उसमें आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो नीचे गिरते हैं। बूंद की तरह ही वो भी आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन में गिरते हैं, और जब वो धरातल पर गिरते हैं तो सरफेस पर उसकी एक मोटी चादर बन जाती है, एक मोटी चादर का निर्माण हो जाता है। और इससे क्या है कि वो चादर जो है उसमें दाब की वजह से वो सॉलिड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, और सॉलिड होकर के चारों ओर हिम आवरण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हिम आवरण जिन क्षेत्रों में होता है वो क्षेत्र हिम क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है हिम क्षेत्र या स्नो फील्ड। तो स्नो फील्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, स्नो फील्ड का फॉर्मेशन होगा हिम रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में हिम का एक विस्तृत आवरण पाया जाता है, जो क्षेत्र हिम रेखा से ऊपर होते हैं, इनको हिम क्षेत्र कहा जाता है। और इन स्नो फील्ड में हिमनदों का निर्माण होता है, क्योंकि हिमनद जो है वो हिम क्षेत्र से गुरुत्व ढाल के साथ साथ, गुरुत्व के कारण ढाल के साथ साथ जो फिसलने वाले या खिसकने वाली जो हिम होती है उसी को हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लेशियर कहां से बनेंगे, हिम क्षेत्रों से। अब हमने बात की कि हिम क्षेत्र बन कहां रहे हैं, हिम रेखा से ऊपर। और हिम रेखा क्या होती है, हिम रेखा एक ऐसी रेखा मानी जाती है जिसके ऊपर वर्ष के अधिकांश समय में हमें बर्फ का जमाव मिलता है। ठीक है, हिम आवरण हमें वर्ष के अधिकांश समय में हिम रेखा से ऊपर के क्षेत्रों में मिलता है। और हिम रेखा जो है वो इस तरीके से जो हिम क्षेत्र हैं, जो हिम आवरण के क्षेत्र हैं, उनकी सबसे निचली सीमा होती है। इससे नीचे जो है वो बर्फ जमना संभव नहीं है। अगर बर्फ गिर भी रही है तो वो पिघल जाएगी, अगर हिमनद भी आ गए हैं तो उससे नीचे वो पिघलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हिम रेखा है जिसे स्नो लाइन बोला जाता है, ये हिम रेखा दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली तो ये डिपेंड करती है कि किस अक्षांश पर हिम रेखा का निर्माण हो रहा है, किस अक्षांश पर हम हिम आवरण को देख रहे हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे, किस ऊंचाई पे हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो देखा जाए तो दोस्तों जो हिम रेखा का निर्माण जो होता है वो हिम रेखा जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये हिम रेखा जो है वो कंटिन्यू नीचे होती जाती है। मान लीजिए हम बात करें विषुवत रेखा पर, हम बात करें इक्वेटर पे हमारे, तो इक्वेटर पे ये होती है लगभग 5500 मीटर से और 6000 मीटर की ऊंचाई पर, और ये ऊंचाई किससे ली जाती है? सागर तल से। ठीक है, तो सागर तल से 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर विषुवतीय क्षेत्रों में हमें पर्वत, विषुवतीय क्षेत्रों के जो पर्वत हैं उन पे इतनी ऊंचाई पर जाकर के हमें हिम आवरण मिलेगा। ठीक है, इससे ऊपर हम मान लीजिए जाएं, हिमालय में हम जाएं। ठीक है, तो हिमालय में हम देखेंगे तो हिमालय, अब आप विषुवत से चाहे उत्तर चले जाओ चाहे दक्षिण चले जाओ, ध्रुवों की ओर जाओगे तो हिम रेखा जो है उसकी ऊंचाई घटती जाएगी। हिमालय में अगर हम जाएं तो हिमालय में हमें लगभग 4300 से लेकर के और 5300 मीटर के आसपास ही हमें हिम रेखा मिल जाती है। इससे भी और उत्तर में अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो हम मान लीजिए एल्प्स पर्वत पर जाएं, तो एल्प्स पर्वत पे ये हमें लगभग 3000 मीटर पर ही दिखाई दे जाएगी। इससे भी और उत्तर में अगर आप जाओगे तो जैसे नॉर्वे है, लेब्राडोर है, इन क्षेत्रों में आप जाओगे तो यहां पर ये आपको लगभग 1500 मीटर पे ही मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्वे में ये हमें 1500 मीटर पे ही मिल जाएगी। और भी ऊपर हम जाएं, मान लो जो ग्रीनलैंड में जाएं हम, तो ग्रीनलैंड में तो देखो हिम आवरण है ही, तो ग्रीनलैंड में ये लगभग 650 मीटर पे ही मिल जाएगी हमें। और दोस्तों जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल पोलर रीजन में अगर हम पहुंच जाए तो पोलर रीजन में ये सागर तल के बराबर होती है। जो सागर का जो जल तल है उसके स्तर पे भी बर्फ जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर तो हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा हिमावरण मिलता है, उसे बोला जाता है स्थायी हिम क्षेत्र, परमानेंट स्नोफील्ड बोला जाता है। और ऐसे परमानेंट स्नोफील्ड कहाँ मिलेंगे हमें? परमानेंट स्नोफील्ड मिलेंगे हमें अंटार्कटिका में। ठीक है, ग्रीनलैंड में। ये तो दो बड़े हमने परमानेंट स्नोफील्ड कह दिए। और ऐसे ही दोस्तों परमानेंट स्नोफील्ड जो है वो हमें हर महाद्वीप में देखने को मिलते हैं, बट वो देखने को मिलेंगे ऊंचाई पर। ठीक है, जैसे हम देखें तो हमारे हिमालय जो है यहाँ पर भी परमानेंट स्नोफील्ड है। ठीक है, बड़े हिम क्षेत्र जो है वो स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं, मगर सिर्फ एक महाद्वीप ऐसा है जिसमें स्थायी हिम आवरण नहीं मिलता है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों स्थायी हिम आवरण के क्षेत्र नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। तो ये स्थायी हिम क्षेत्र है। अब यहां से इन हिम क्षेत्रों से जब बर्फ जो है, हिम जो है, वो अपने ढाल के साथ गुरुत्व के प्रभाव में, गुरुत्व बल के प्रभाव में जब नीचे की ओर फिसलने लगेगी तो उसे हिमनद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है हिमनद। और ये हिमनद जो है वो भी कई तरीके का हो सकता है। हिमनद भी कई तरीका हो सकता है। पर्वतीय हिमनद हो सकता है जो पर्वतों से निकल करके आ रहा है। ठीक है, कुछ हो सकता है जो घाटी में चल रहा है, घाटी हिमनद कह सकते हैं। एक इसी में आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट आता है आइस शीट। ठीक है, इसे बोला जाता है हिम चादर। अब ये हिम चादर क्या होती है? हिम चादर बोला जाता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो हिम चादर, ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है जहां पर 50,000, ठीक है, 50,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 50,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा क्षेत्र जिसमें हिम आवरण मिल रहा है उसको बोला जाता है हिम चादर या आइस शीट। ठीक है, तो आइस शीट के लिए चाहिए हमें 50,000 कम से कम होना चाहिए। 50,000 वर्ग किलोमीटर अगर है तो उसे हिम चादर कहा जाता है। ठीक है, हिम चादर कहा जाता है 50,000 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ हो सकते हैं कि हमें पर्वतीय हिम चादर में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी हिम चादर मिल सकती है।
जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र 50,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा कोई क्षेत्र मिल जाए जहां पर हिम चादर है, तो उसको क्या बोला जाता है? जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है इसको बोला जाता है हिमटोपी। ठीक है, तो हिमटोपी क्या होती है? जो ऊंचाई पे जो हिमावरण मिलता है, पर्वतों की चोटियों पे जो हिमावरण मिलता है उसको हिमटोपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ग्लेशियर की कि कैसे ग्लेशियर्स का निर्माण हो रहा है, कहां से ग्लेशियर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर जो हैं वो अपरदन के कारक हैं कैसे, कैसे माने जाते हैं अपर्दन के कारक। देखिए, जो ग्लेशियर जब ढाल के साथ नीचे सरकते हैं, ऊपर से नीचे सरकते हैं, तो उनमें गति जब उत्पन्न होती है तो उस गति में उनमें दो ऐसे प्रक्रिया होती हैं जिनसे वो अपर्दन करते हैं। पहला तो वो करते हैं, जो ग्लेशियर का जो अपर्दन होता है, इसमें पहली क्रिया होती है इनकी उत्पाटन। ठीक है, यानी प्लकिंग, उत्पाटन यानी प्लकिंग। और दूसरी होती है अपघर्षण, और इसके ऊपर मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, अब्रेजन। अपघर्षण या एब्रेजन या कोरेजन भी बोलते हैं इसको। देखिए, प्लकिंग में क्या होता है कि जब हिमनद ढाल के साथ नीचे सरक रहा है तो ये क्या करेगा कि रास्ते में आने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों को तोड़ के या उखाड़ के अपने साथ प्रवाहित करके चल देता है। ठीक है, तो रास्ते में आने वाली चट्टानों को प्लक कर लेता है, उत्पाटन कर लेता है, उनको उखाड़ लेता है। उस क्रिया को तो बोलते हैं उत्पाटन। और अपघर्षण में क्या है कि जब ये हिमनद चल रहा होता है तो इसके साथ कंकड़ पत्थर, इसके साथ लाए गए जो अवसाद हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे जो हिमनद है वो जहां चल रहा है उसकी तली में रगड़ करेंगे, साइड में दीवारों में रगड़ करेंगे, और इससे यहां पर भी ये क्या करते हैं, रगड़ करके घर्षण करते हैं। उस घर्षण से अपरदन करते हैं और चट्टानों को घिस घिस के उसके साथ के जो कंकड़ पत्थर हैं उनको और अपने साथ लेके चल देते हैं। तो इस तरह से हिमनद जो हैं ग्लेशियर वो दो काम करते हैं, प्लकिंग का काम करते हैं और एब्रेजन का काम करता है। एब्रेजन में कंकड़ पत्थर का योगदान होता है, और प्लकिंग जो है उसमें हिमनद के खुद के आयतन का योगदान होता है, खुद के फोर्स का योगदान होता है, जिससे वो चट्टानी टुकड़ों को उखाड़ के ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अपरदन होगा कहाँ? देखिए, अपरदन जो है वो ऐसी स्थिति में ज्यादा होता है जबकि जो हिमनद है उसका जो जिस ढाल के साथ वो उतर रहे हैं वो इतना तीव्र नहीं होना चाहिए कि ऊपर से हिमनद टूट के नीचे गिर जाए, और इतना मंद भी नहीं होना चाहिए कि हिमनद नीचे फिसल ही ना सके। यानी कि एक ढाल जो है वो पर्याप्त मात्रा में ढाल होना चाहिए कि एक जिससे ना तो वो टूटे हिमनद और ना ही वो हिमनद का फिसलना बंद हो, वहां अपरदन ज्यादा होता है। और हिमनद जो चलते हैं दोस्तों, तो उनकी जो गति है, जब हिमनद चलते हैं मान लीजिए, तो वो उसकी घाटी में जब मान लो चल रहे हैं तो उनकी गति जो है ना हिमनद की, वो इनके बीच वाले जो भाग है, जो मध्य वाला जो भाग है हिमनद का, उसमें गति सबसे ज्यादा होती है, और किनारे वाले जो भाग होते हैं इनमें हिमनद की गति कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिमनद जो है उनके बीच में जो है ना, बीच में जो हिमनद है उसकी गहराई जो है, मोटाई है, वो ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में आइस जो है वो ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या है कि यहां पर आइस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आयतन ज्यादा होगा। आयतन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, एक गुरुत्व के साथ ज्यादा सरकेगा, इस पर गुरुत्व बल भी ज्यादा लगता है, तो इसकी गति जो है वो यहां ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो साइडों में देखें तो साइडों में क्या है, एक तो यहाँ पतली होती है, ये इसकी जो मोटाई है वो कम होती है, बर्फ की मोटाई कम होती है। दूसरा ये क्या है, यहाँ पे रगड़ करता है, तली पे भी रगड़ करता है और ये दीवारों पे भी ज्यादा रगड़ करता है। जब दीवारों पे रगड़ करता है तो इसकी वजह से एक तो इसको वैसे ही घर्षण बल की वजह से ये स्लो चलता है, दूसरा यहाँ जब शीट कम है, मोटाई कम है यहाँ पे बर्फ की, तो इसकी वजह से इस पर गुरुत्व बल जो है वो भी कम लगता है, इसलिए ये सरकता कम है। इसलिए याद रखना ये पॉइंट कि अगर पूछा जाए कि ग्लेशियर्स की सबसे ज्यादा गति कहाँ होती है, तो ग्लेशियर्स की गति होती है उसके मध्य भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो ग्लेशियर है वो अपरदन करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चालू करते हैं हमारी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को, कि किस तरह से अपरदनात्मक स्थलाकृतियां जो हैं वो बनती हुई हमें दिखाई देती हैं हिमनद वाले क्षेत्रों में। ठीक है,
तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो सबसे पहली स्थलाकृति आती है हमारी यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, अंग्रेजी के यू अक्षर की घाटी। देखिए जो यू शेप्ड वैली है इसका निर्माण जो है वो पूरी तरह हिमनद द्वारा हुआ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हिमनद चलने लगते हैं, जब ऊपर ढाल से घाटी हिमनद जो हैं वो सरकने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो पहले से नदियों ने जो वी आकार की घाटी बनाई थी, हमने वी आकार की घाटियों को पढ़ लिया है नदी की स्थलाकृतियों में, जो वी आकार की घाटी ऐसे जो वी शेप में जो घाटी बन रही थी, ये वी शेप की घाटी जो है इस घाटी को ही ये क्या करते हैं नीचे तली में अपर्दन करके और इधर पार्श्व में दीवारों में अपर्दन करके इसको ऐसे यू शेप में, अंग्रेजी के यू शेप में बना देते हैं। ये देखिए ये यू शेप की वैली का निर्माण कर देते हैं। अब इस घाटी जो है, इस घाटी के जो दोनों किनारे हैं ये तो कैसे रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े ढाल वाले तो किनारे रहेंगे, और इसकी जो तली है वो बिल्कुल फ्लैट रहती है, ठीक है। और इसमें जो है वो घाटी हिमनद बह करके नीचे आते हैं। घाटी हिमनदों का नीचे की ओर गति कहां से होती है, इस यू आकार की घाटी में। तो यू आकार की घाटी याद रखिए पूरी तरह हिमनद नहीं बनाते हैं, वो पहले से ही जो नदियों ने वी आकार की घाटी बना रखी है बस उसी में परिवर्तन करके और उनको ऐसे यू शेप बना देते हैं, ठीक है। तो यू आकार की घाटी होती है। अब इस यू आकार की घाटी में ही एक और स्थलाकृति हमें दिखाई देती है जिसे बोला जाता है हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। क्या बोलेंगे, हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी। तो लटकती घाटी कैसे बनती है ये हमने नदी में भी पढ़ा था। मान लीजिए कि ये जो है वो क्या है, ये मुख्य घाटी है, मेन जो वैली है यू शेप्ड वैली वो ये है, ठीक है। अब इस मेन जो यू शेप वैली है, जो ये हमारी यू शेप वैली आ रही है, इसमें तो क्या हुआ है कि हिमनद जो है उसने अपर्दन करके इसको ज्यादा गहरा कर दिया है, इसकी गहराई तो है ज्यादा, और इधर से ये दो और हिमनद हैं जो इसके सहायक हिमनद है। जैसे नदियों की सहायक नदियां होती हैं वैसे हिमनद के भी सहायक हिमनद होते हैं। अब ये हिमनद इधर से आ रहे हैं और आकर के इसमें इनको मिलना तो है, मगर अब इन हिमनदों की जो यू आकार की घाटी है उसकी देखा जाए तो लंबवत अपर्दन जो है तली में इतना ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ है कि ये इसके बराबर गहरे हो सकें, ठीक है, मेन घाटी के बराबर। तो ये कौन सी है, ये है सहायक हिमनद। तो ये सहायक हिमनद की घाटियां जो है वो मुख्य घाटी से ऊपर उठी हुई रहती हैं, ठीक है। ये देखिए यहां से आ रहा है तो ये जो है ऊपर उठी रहती हैं, और इसकी वजह से जो सहायक हिमनद जब यहां आकर के मिलते हैं मुख्य हिमनद की घाटी में तो ये ऐसे लटकते हुए प्रतीत होते हैं, लटकते हुए नीचे गिरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको कहा जाता है हैंगिंग वैली, ठीक है। इस वैली को क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली, क्योंकि इसमें घाटियां जो है वो ऐसे लग रही हैं जैसे ऊपर से नीचे लटक रही हों। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है मेन वैली का ज्यादा गहरा होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ज्यादा गहरे होने के बाद हमें यहाँ पर हैंगिंग वैली जैसी संरचना भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और संरचना मिलती है जिसको बोला जाता है फिंगर लेक, ठीक है, या बोला जाता है उंगली के आकार की झील, ठीक है। तो फिंगर लेक का निर्माण कैसे होता है, मान लीजिए ये यू आकार की जो घाटी है, ठीक है, यहां पे अब आप हैंगिंग वैली को भूल जाइए, इधर भूल जाइए आप इसको। अब बात करें हम, ये एक सिंपल यू आकार की घाटी है, ठीक है। अब इस सिंपल यू आकार की घाटी में इधर से हिमनद आ रहा है। अब हिमनद ने क्या किया कि मान लीजिए जब इस घाटी की तली में कहीं एक जगह पर हिम का, बर्फ का जो है वो भार बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस आइस वेट की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये तली में कहीं पर एक लंबी बिल्कुल फीते जैसी या उंगली जैसी एक गड्ढे की संरचना का निर्माण कर देंगे, ठीक है। ये पूरा एक गड्ढा बन गया और ये कैसा बन रहा है, उंगली के शेप में बन रहा है। और इस गड्ढे में क्या होगा कि इस गड्ढे का, अब ये गड्ढे का क्या है, ये गड्ढा जो है वो इसकी मुख्य घाटी जो है ना, ये मुख्य घाटी इसकी जो तली है इससे भी तली में और भी गहरा हो गया है, तली का भी नीचे गहरा हो गया है। जब यहाँ पे हिमनद पिघलेगा तो पिघलने के बाद जो हिमनद का जल जो है वो इसके अंदर, इस गड्ढे के अंदर भर गया जो कि फीते जैसा या उंगली की शेप का था।
और इसमें जल भर जाने से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है। इस झील को बोला जाता है दोस्तों हैंगिंग, ये फिंगर लेक या उंगली आकार झील। ठीक है, ये बिल्कुल फीते जैसी या उंगली के शेप में कई सारी झीलों का निर्माण ऐसे घाटी में हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी झीलों का निर्माण ऐसे यू आकार की घाटी में हो जाता है, तो उसको फिंगर लेक कहते हैं क्योंकि इसमें हिमनद का जल भर गया है। ठीक है, तो ये तीन संरचनाएं हमें यू शेप्ड वैली से रिलेटेड दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए एक चीज और आप याद रखिए कि आपको मैंने बताया था कि सोपानाकार घाटी का भी निर्माण यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने हिमनद में पढ़ा था वैसे ही सोपानाकार घाटी, जैसे हमने नदी में पढ़ा था वैसे ही सोपानाकार घाटी यहाँ भी बन सकती है, बशर्ते यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो चट्टाने हैं उनमें कोमल और कठोर एकांतर क्रम में चट्टाने पाई जाएं, तो कुछ कुछ ऐसी संरचना का निर्माण यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसी संरचना का निर्माण हो सकता है जिसे सोपानाकार घाटी कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे घाटी का भी निर्माण हो सकता है। अब ये क्या थी, ये तो थी हार्ड रॉक, ये भी हार्ड रॉक, ठीक है, और ये भी हार्ड रॉक, और ये सब क्या है, हार्ड रॉक है। तो हार्ड रॉक का तो क्या हो गया, हार्ड रॉक का तो अपर्दन ये कर नहीं पाए, और हार्ड रॉक का तो अपर्दन हुआ नहीं, और सॉफ्ट रॉक जो थी इसका अपर्दन हो गया। इस वजह से इस सॉफ्ट रॉक का ज्यादा अपर्दन होने की वजह से यहाँ पर ऐसी सोपानाकार या फिर स्टेयर टाइप की जो है वो टेरेस कह सकते हैं, टेरेस वैली का निर्माण हो जाता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मेनली हमको यू शेप्ड वैली में ये चीजें ही देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो स्थलाकृति है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों फियोर्ड, और फियोर्ड का नाम आपने काफी सुना होगा, फियोर्ड तट सुना होगा। फियोर्ड एक्चुअली है क्या, देखिए फियोर्ड जो हैं वो भी यू शेप्ड वैली ही हैं, यू आकार की जो घाटियां हैं वो ही फियोर्ड हैं। बट ये फियोर्ड बने कब हैं कि देखिए जब आइस एज आई, जब हिमयुग आया, तो हिमयुग के कारण क्या हुआ कि जो उच्च अक्षांश थे, जो हाई लैटिट्यूड के जो एरिया थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए। तो जब उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में क्या हुआ कि एक तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी बर्फ जम गई, और जो सागर, जो महासागर था उसका जल भी जम गया। उसके जमने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर सागर जल तल है वो नीचा हो गया। ठीक है, तो सागर जल तल नीचा हो गया। अब जो क्षेत्र नेक्ड क्षेत्र एरिया था, जो स्थल के भाग थे, जो महाद्वीपों के भाग थे, उसमें हिमनद जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। जब वो फिसल के गुरुत्व के साथ नीचे आने लगे तो उन्होंने बड़ी बड़ी यू आकार की घाटियों का निर्माण कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यू शेप की वैलियों का निर्माण कर दिया। ये देखिए ये यू शेप्ड वैली है। ये क्या है, ये तो क्या है, ये तो स्थल है। ठीक है, ये स्थल भाग है। अब स्थल भाग में जब हिमयुग का दौर आया था, तो हिमयुग के दौर की वजह से ये सागर जलतल नीचा हो गया, और सागर जलतल नीचा होने से क्या हुआ, स्थल भाग जो है वो अधिक दिखने लगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि हिमनद ने अपर्दन करके और यू आकार की गहरी गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया। अब जब हिमयुग समाप्त हुआ, तो हिमयुग समाप्त होने के बाद बर्फ फिर से पिघलने लगी, और पिघलने की वजह से क्या हुआ कि सागर का जो जल स्तर था वो वापस बढ़ने लगा, और ये सागर जो है वो इसका जल धीरे 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 इन घाटियों तक पहुंच गया, और ये घाटी जो है वो सागर में डूब गई। ठीक है, तो इस तरह से फियोर्ड जो है वो बनी है जलमग्न यू शेप्ड घाटी ही है। जलमग्न घाटी को ही फियोर्ड कहते हैं, जो कि हिमयुग के दौरान बनी थी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ दिखाई देती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। जैसे हम बात करें, ये हमें ग्रीनलैंड में मिलेंगी, अंटार्कटिका में मिलेंगी, नॉर्वे में मिलेंगी, चिली में मिलेंगी हैं हमको। इसके अलावा ये हमें लेब्राडोर में भी मिल सकती हैं, इसके अलावा स्कॉटलैंड में भी ये मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी ध्रुव की ओर वाले जो अक्षांश हैं उस तरफ हमें ये ज़्यादा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और इसकी वजह से जो तट हैं ये बहुत ही कटे फटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जगह जगह है ना जो घाटियां बन गई हैं और वो घाटियां जल में डूब गई हैं। तो इस तरह से बने हुए इन कटे फटे तटों को फियोर्ड तट कहा जाता है।
ठीक है, तो ये तो हो गई फ्योर्ड घाटी, ये तो क्या है, ये फ्योर्ड है। और ये जो तट है दोस्तों, ये तट है, ये तट है, तो ये क्या है, ये स्थलीय भाग है, इनको फ्योर्ड तट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तो फ्योर्ड का निर्माण हुआ। कहाँ मिलते हैं मैंने बताया। अब देखिए फ्योर्ड की एक खास बात और होती है, क्या होता है कि ये जो फ्योर्ड है, ये अगर हम स्थल की ओर चलें, इस तरफ हम चलें, स्थल भाग की ओर, इस तरफ हम चलें, तो स्थल की ओर ये ज्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, स्थल की ओर गहरे होते हैं। यहाँ पर इनकी गहराई ज्यादा क्यों है, क्योंकि हिमनद जो है, जैसे नदी भी अपना शीर्षवर्ती अपर्दन करती है, वैसे हिमनद भी क्या है, अपने हेड की ओर। हिमनद आ कहां से रहे, इस तरफ से आ रहे हैं ना हिमनद, तो हिमनद का आना तो कहां से, यहां से आ रहे हैं। तो हिमनद अपने हेड की ओर जब देखें तो वहां पर ढाल क्या है, तीव्र है, और वहां पर जब ढाल ही तीव्र है तो वो अपना लंबवत अपर्दन भी वहां सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए जो ये घाटियां हैं ये इधर सबसे ज्यादा गहरी होंगी, स्थल की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्योर्ड सबसे ज्यादा गहरे कहां हैं, स्थल की ओर। फिर जब ये थोड़ा सा आगे हम बात करें तो ये धीरे धीरे क्या है, सागर की ओर कुछ दूर चलने के बाद यहां पर इनका जो कुछ क्षेत्र है वो उथला हुआ शैलो रीजन आता है, उथला हुआ क्षेत्र आता है। ठीक है, और उथले हुए क्षेत्र को बोला जाता है थ्रेशोल्ड या चबूतरा, ग्लेशियल थ्रेशोल्ड या फ्योर्ड थ्रेशोल्ड या चबूतरा कहा जाता है। क्या है, फ्योर्ड चबूतरा। ठीक है, तो फ्योर्ड थ्रेशोल्ड कहा जाता है। अब ये चबूतरे का निर्माण कैसे हुआ, जब यहां से हिमनद आ रहे थे तो वो अपने साथ अपर्दन करके कुछ पदार्थ भी लेके आ रहे थे, हिमोड लेके आ रहे थे। उन्होंने ला करके उस ग्लेशियल ड्रिफ्ट की वजह से, इसको ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोलते हैं, ग्लेशियल ड्रिफ्ट ने को क्या किया, इन्होंने यहाँ से हिमोड जो था, उसका जो कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, बजरी जो भी था, सबको ला करके उसने यहाँ जमा कर दिया। और इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है अंतिम हिमोड। ठीक है दोस्तों, इसको अंतिम हिमोड कहा जाता है। ये अंतिम हिमोड जो है, इसका यहाँ जब जमाव हो गया तो इसकी वजह से एक फ्लैट सरफेस का निर्माण हो गया। इसे थ्रेशोल्ड या चबूतरा कहा जाता है, फ्योर्ड थ्रेशोल्ड। और ये कहाँ होता है, ये स्थल से हम जब सागर की ओर चलेंगे तो कुछ दूर चलने के बाद हमें ये फ्योर्ड घाटी जो है उसमें दिखाई देते हैं। और ये जब दोस्तों बहुत ऊंचे हो जाएंगे ना, ये बहुत ऊंचे हो गए तो ये क्या करेंगे, ये ऊंचे होने के बाद यहाँ पर जल से ऊपर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जल से पूरे जैसे ऐसे यहाँ ऊपर निकल के आ गए। ठीक है, और ये जल से जब ऊपर निकल के यहाँ आ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो स्थल भाग है इसका यहाँ पे महासागर से संपर्क बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ से कांटेक्ट कट जाएगा। और ये जो जल है, ये जल कहाँ पे, यहाँ पे जो पूरा जल भरा हुआ है तो यहाँ पर झीलें बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा, जैसे लैगून झील बनती है ना रोधिका के निर्माण से, बार या बैरियर से जब लैगून लेक बनती है, वैसे ही यहाँ पर झील का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो है वो सागरीय जल को अंदर आने नहीं देगा, ये इसके फ्योर्ड के रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से फिर और जब आगे चलेंगे तो वापस फ्योर्ड जो है इसकी इधर महासागर की ओर चलने पर गहराई फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इधर गहराई सबसे ज्यादा, फिर यहाँ थ्रेशोल्ड आ गया, यहाँ गहराई कम हो जाएगी, उथले हुए भाग होंगे और इससे आगे गहराई फिर बढ़ने लगेगी। ये फ्योर्ड की पहचान होती है, और इस तरह कटे फटे तटों को फ्योर्ड तट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी फ्योर्ड स्थलाकृति की फ्योर्ड कैसे बने हैं। अब फ्योर्ड के बाद हमारी जो दूसरी स्थलाकृति आती है ये है, हम बात करते हैं सर्क या हिमगह्वर की। सर्क या हिमगह्वर। ठीक है, सर्क की बात करते हैं कि सर्क क्या होते हैं। सर्क, इसको कोरी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कोरी भी कहा जाता है, हिमगह्वर। ये कैसे बनते हैं, देखिए जब हिमनद जो है वो अपने उद्गम से घाटी के साथ जब नीचे सरकने लगता है, ठीक है, पर्वतीय ढाल के साथ जब वो नीचे सरकने लगता है तो वो क्या करता है कि अपनी घाटी के सबसे ऊपरी भाग में, याद रखिएगा जब वो पर्वतीय भागों से नीचे सरक रहा है हिमनद, तो अपनी घाटी के सबसे ऊपरी भाग में जो है वो एक ऐसी गर्त जैसी संरचना का निर्माण कर देता है, एक गड्ढा सा बना देता है। और
इस गर्त के देखा जाए तो 3 जो ढाल है, 3 ढाल कौन से, जो सबसे ऊपरी ढाल है, ठीक है, जो हिमनद के उद्गम से शुरू हो रहा है यहां पर। दूसरा, इसके जो दोनों पार्श्ववर्ती ढाल है, जो लेटरल जो स्लोप है साइड के, एक तो ये स्लोप, एक ये स्लोप, पार्श्ववर्ती स्लोप, और ये ऊपर वाला स्लोप, ये तो बड़े तीव्र होते हैं, बड़े स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है। तो स्टीप अपर स्लोप और स्टीपी साइड स्लोप होते हैं। तो 3 तरफ से तो ये कैसा है, तीव्र ढाल वाला है। और इसका जो सबसे नीचे वाला जो स्लोप होता है ये बिल्कुल जेंटल होता है, बहुत मंद स्लोप होता है। और ये जो है, जो इसका जो सबसे नीचे वाला ढाल है ये बिल्कुल खुला हुआ भाग होता है, यहां से ये खुला हुआ भाग है। और ये ऐसे लगता है यहां पर आकर के, यहां पर एक पूरा गर्त जो है वो ऐसा लगता है जैसे जो एक आराम वाली जो कुर्सी होती है, उस गहरे बेस वाली, बहुत डीप बॉटम वाली एक आरामदायक कुर्सी जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे सर्क या हिमगैवर कहते हैं। ये इसको आर्म चेयर स्थलाकृति या आर्म चेयर लैंडफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ऐसे हो रहा है, ये कुछ कुछ होता है ऐसे आकर के और ऐसे बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा ये क्या है, इसे बोला जाता है सर्क, ठीक है। ये आया और इसका ये तीव्र ढाल है, साइडों में भी तीव्र ढाल है, और ये आगे जो है ये मंद ढाल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्क होता है। अब देखिए इसके ऊपर का ये स्लोप और ये दोनों के स्लोप जो हैं ये तो है स्टीप, और जो नीचे है वो है जेंटल स्लोप। और इसको क्या बोला जाएगा, ये गर्त है, गड्ढे नुमा संरचना है, ठीक है। अभी 3D में आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने बनाया है, आप 3D में इमेजिन कीजिए इसको कि ये यहाँ पे आकर के ये ऐसे हो रहा है, ऊपर से आएगा तो यहाँ से तो स्टीप स्लोप और फिर ये ऐसे यहाँ के ऐसे हो रहा है। तो बैठने वाला जो है ना, बिल्कुल जैसे आर्म चेयर आराम से बैठते हैं पीछे करके, वैसी बिल्कुल संरचना है। अब इसी में देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जब ऊपर से जो हिमानी आ रही है या हिमनद ग्लेशियर आ रहे हैं, वो क्या होगा कि मान लीजिए उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ की मात्रा है, हिम की मात्रा ज़्यादा है, तो हिम के भार की वजह से क्या होगा कि इसकी तली में, यहाँ पे निचले ढाल पे आकर के इसकी तली में क्या है, गड्ढों का निर्माण हो जाता है, गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण हो गया, ठीक है, यहाँ पर गड्ढे का निर्माण, तो यहाँ पर तली में इसके गड्ढों का निर्माण हो जाता है। और जब हिमनद पिघल करके उसमें जल भर जाता है तो उससे एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे बोला जाता है टॉर्न, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या था, सर्क है, ये एक सर्क है, ठीक है। इस सर्क में यहाँ पर ये जो है ये एक गड्ढा बन गया। इस गड्ढे में जो बाद में हिमनद जब पिघलेगा तो उसका जल जो है वो इसमें भर गया है, और इससे जो झील का निर्माण होता है इसको टार्न या सर्क लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ से आया तो ये यहाँ आकर के और इसमें ऐसे एक झील का निर्माण हो गया है। ये जो है हमारी, ये क्या है, टार्न है, और इसको बोला जाता है टार्न या सर्क लेक, ठीक है। इसको सर्क या हिमगवर झील या टार्न बोला जाता है, ठीक है। ये टार्न हो गया। अब देखिए इस सर्क में हमें 2 संरचनाएं और देखने को मिलती है। कौन सी 2 संरचनाएं देखने को मिलती है, मान लीजिए ये एक सर्क है, ठीक है, ये हमारा नंबर 1 सर्क है, ये नंबर 2 सर्क है, ठीक है, और ये नंबर 3 सर्क है, और ये नंबर 4 सर्क है हमारा। अब मान लीजिए ये जो सर्क है, इस सर्क की तली में, इस सर्क में और ज्यादा अपर्दन हो रहा हो, अपघर्षण हो रहा हो, और उस अपघर्षण और उत्पाटन या तो दोनों क्रियाएं होंगी, प्लकिंग भी होगी और यहाँ पे एब्रेजन भी होगा। तो प्लकिंग और अब्रेजन की वजह से ये मान लीजिए कि ये जो सर्क है ये पीछे की ओर सरकता जा रहा है, जिसकी जो गहराई जो है वो पीछे की ओर बढ़ती जा रही है। और इसी तरह पहाड़ी के जो दूसरी ओर का जो है, मान लीजिए एक तरफ का ये है और एक तरफ का ये है, ठीक है। अब ये दोनों हैं जो अपनी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे। मान लीजिए एक इधर बन रहा था और एक ही सर्क इधर बन रहा था, ठीक है। अब ये सर्क क्या करेंगे कि यहाँ पीछे की ओर धीरे धीरे अपना इसको और ज्यादा मान लीजिए गहरे करते जा रहे हैं,
ये मान लीजिए और ज़्यादा गहरे करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि इसकी वजह से ऊपर आते आते ये जो घाटी, जो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी ऊपर बिल्कुल नुकीली एक पूरा हेड बना लेती है, शीर्ष का निर्माण कर लेती है, जिसे हॉर्न या गिरिशृंग कहा जाता है। ये क्या है? गिरिशृंग। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हॉर्न या गिरिशृंग। और ये जो नुकीला ऊपर से जो है वो कैसा होता है? पिरामिड की शेप में होता है। अब ये देखिए, मान लीजिए एक तो था हमारा, ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे हम ले। तो अब ये पहला और दूसरा क्या हुआ? एक दूसरे के पास की आने लगे। इधर तीसरा चौथा एक दूसरे के पास में, और ये पहाड़ी को हम ऊपर से देख रहे हैं। ये प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है? हम इसके टॉप पर से इसको देख रहे हैं। ये एक पहाड़ी थी, इसको ऊपर से हम देख रहे हैं, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं। ठीक है, इस पहाड़ी को जब ऊपर से देखेंगे तो हम ये दोनों जो सर्क हैं ये एक दूसरे के पास आने लगे। अब एक दूसरे के पास आते आते क्या होंगे? ये जो पहाड़ी है ये इसका पीछे से मान लीजिए ये है, तो ये पास आते आते यहाँ बीच में मिलने लगेंगे। और इसी तरह से 3 और 4 पास है, इसका इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया। और इससे दोस्तों ये पूरी एक ऊपर, ये ऊपर से हम देखें तो ये पूरा एक शीर्ष जो है इसका वो कैसा बन गया है? पिरामिडल शेप में ऊपर से शीर्ष दिखाई देगा, और इसको बोला जाता है हॉर्न या गिरिशृंग। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या होगा कि जब ये सब पास पास आने लगेंगे, जब सर्क अपने पास पास आने लगेंगे, तो इसकी वजह से ऊपर जो है वो ये इनके पास आने से बीच में ऐसे कटक बन जाएंगे, ऐसे रिज बन जाएंगे। ये रिज बन रही है, ये रिज का निर्माण हो जाता है। और ये कहाँ से होते हैं? हॉर्न से लेके, मतलब पहाड़ी के शिखर से जहां हॉर्न बना वहां से लेके और नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, नीचे की तरफ बनते हैं, नीचे की तरफ सरकते हुए रहते हैं। और इस जब ये ऊपर से नीचे तक ये बन रहे हैं, ये कुछ कुछ कटक ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि जो कंगा होता है, जो कॉम्ब होता है, उसमें कॉम्ब के जो दांते होते हैं, जो टीथ होते हैं, इसी वैसे दिखाई देते हैं। और इनको बोला जाता है दोस्तों अरेत कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलता है? ये जैसे कटक बन रही हैं, इस कटक को बोला जाता है अरेत। ठीक है, अरेत, या फिर इनको बोला जाता है कॉम्ब टीथ लैंडफॉर्म। ठीक है, या फिर इसको बोला जा सकता है कॉम्ब टीथ रिज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि कंगी के दांते जैसी कटक जो है उसका निर्माण हो जाता है। और कटक क्यों है? दांते जैसी, देखिए एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक आ रही है, ऐसे दांते जैसी संरचना। ये कहां से दिख रही है? ऊपर से। अब इसमें देखिए, आप इसमें देख लीजिए, ये सर्क और पास आ गए, ये सर्क और पास आ गए, ये और आ गया और ये और आ गया। और इसकी वजह से देखिए ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? ये कटक हैं जो कि हमें कंगे के दांते जैसी लग रही हैं। इसको अरेत कहा जाता है। और जब ऊपर से हम देखें तो ये वाला हमारा भाग क्या है? ये है पूरा हॉर्न, जो ऊपर से देखने पे पूरा कैसे दिखाई देगा? ऊपर से हम इसको देखेंगे तो ये चारों ओर यूं फैला हुआ दिखाई देगा ऐसे। तो इसको बोला जाता है हॉर्न। और इसके जो एक कटक हैं, ये जो निकले हुए भाग हैं, ये जो भाग हैं, इनको बोला जाता है अरेत। ठीक है दोस्तों, तो अरेत जो है वो कैसी है? कॉम्ब टीथ वाली स्ट्रक्चर होती है। दांतें जो है कॉम्ब रिज होती हैं, जो कंगे की जो दांतें हैं उसकी जैसी कटक होती है। इसको कॉम्ब रिज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे टॉर्न, सर्क और अरेत। अब इसमें देखिए, इस जो हम ये जो स्थलाकृति देख रहे हैं, इसमें सब कुछ जो है वो कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है हिमनद के शीर्ष से नीचे। यहाँ हिमनद का जब शीर्ष स्टार्ट होगा ना, उससे जस्ट नीचे ही, तो हिमनद का यहाँ से शीर्ष स्टार्ट हो रहा है, इसके वहां से ही ये नीचे की ओर, घाटी के शीर्ष से ही नीचे की ओर बन जाते हैं। और यहीं पर हमें टॉर्न, सर्क, अरेत और हॉर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आप समझ गए कि कैसे सर्क एक दूसरे के पास आएंगे। एक पहाड़ी के इस तरफ बन रहा है, एक पहाड़ी के इस तरफ बन रहा है, और ये दोनों पास आते जाने हैं। जैसे देखिए, एक पहाड़ी ये है, इस पहाड़ी की एक तरफ इधर है, तो ये पीछे इधर हट रहा है और ये इधर पीछे हट रहा है, और हटते हटते जो है वो ऊपर से एक पूरा एक नुकीली चोटी बना लेंगे, वो तो हॉर्न हो जाएगा। और जो इनके बीच में जो रिज बन जाएंगी, कटक बन जाएंगी जैसे ये, उन्हें अरेत कह देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमारी अगली स्थलाकृति आती है, वो आती है कॉल। ठीक है, एक संरचना आती है कॉल। ठीक है, ये तो देखिए हॉर्न बन गया ऊपर से, नुकीला दिख रहा है ऊपर से, और ये सर्क है। इस संरचना, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कॉल क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये जो सर्क हैं ये और भी ज्यादा आपस में सरकते गए, पीछे आते गए, और आते आते इनकी जो तली थी, जो पीछे आते आते इनकी जो पीछे की जो तली थी वो मिल गई। ठीक है, और इस मिल जाने की वजह से मान लीजिए एक तो सर्क बन रहा था ये, ठीक है, एक सर्क था ये, और इसके एक तो सर्क ये था और इसके पीछे एक और सर्क था। वो सर्क आते आते आपस में मिल गए, और मिलने की वजह से क्या होगा कि पूरा एक खोखली, एक गड्ढा बन जाएगा। एक यहाँ से पूरा का पूरा ये गिर गया है और ये पूरा एक गड्ढा बन जाएगा, यानी कि पहाड़ी में एक सुराख हो गया है। अब पहले मान लीजिए पहाड़ी कुछ ऐसी थी, बाद में इसने धीरे 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 आते आते इसमें ऐसे सुरंग भी बन गया, और ये जो सर्क मान लीजिए यहाँ जो सर्क बन रहा था, ये पहाड़ी तो यहाँ की यहाँ रह गई, और ये जो सर्क बन रहा था ये सर्क पूरा का पूरा ऐसे गिर गया। ठीक है, और ये पहाड़ी के बीच में बन गया एक रास्ता, यहाँ से सर्क गिर गया और ये नीचे का भाग तो रह गया है, और ये ऐसे। तो अब ये बीच का जो रास्ता रह गया है ना, ये इसको बोला जाता है कॉल, या इसको बोला जाता है हिमानी दर्रा। हिमानी दर्रा, ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लेशियल पास। तो ये जो है वो आने जाने का एक रास्ता हो जाता है पहाड़ी के बीच में से, क्योंकि दो सर्क आगे पीछे के सर्क आपस में मिल गए और मिलकर के इन्हें पहाड़ी के एक भाग को खोखला कर दिया, एक रास्ता बन गया है, ये गिर गए हैं। ठीक है, तो इसको बोलता है कॉल या ग्लेशियल पास। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे हमारे नॉर्थ में हम जब देखते हैं कि भारत का जो नॉर्थन पॉइंट बात करते हैं हम, तो क्या बात करते हैं हम, इंदिरा कॉल की। वो इंदिरा कॉल जो है दोस्तों वो यही है, ऐसे ही इंदिरा कॉल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें सर्क से रिलेटेड ही संरचना मिलती है, जब दोनों ओर के सर्क जो हैं वो आपस में मिलते गए और बीच में से वो आपस में जब उनकी तली आपस में मिल गई तो अब कुछ अपरदन के लिए रहा नहीं और वो नीचे टूट के गिर गए। तो दोनों तरफ की तो पहाड़ी का जो दोनों तरफ का भाग था वो तो उठा रह गया, और बीच में से जो गिरा भाग है वो कॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉल या हिमानी दर्रा। इसके बाद हमें दिखाई देती है जो संरचना, वो है हमारी रोश माउंटेने। रोश माउंटेने, या इसको बोला जाता है शीप रॉक। शीप रॉक, या इसको बोला जाता है भेड़ पीठ शैल। भेड़ पीठ शैल या शीप रॉक भी बोला जाता है, रोश माउंटेने। ये कैसे बनती है, देखिए इधर से मान लीजिए कि ये यहां से हिमनद जो है वो आ रहा है। ठीक है, हिमनद की इधर से गति हो रही है, और रास्ते में ये एक कठोर चट्टान हिमनद के रास्ते में आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो जब एक कठोर चट्टान आएगी तो हिमनद को जब ये रास्ते में यहाँ पर जो स्लोप है इसको ऊपर चढ़ना होगा। ठीक है, आ रहा है हिमनद और रास्ते में कठोर चट्टान है, तो यहाँ से हिमनद जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल एक जेंटल स्लोप के रूप में, एक मंद ढाल के रूप में ऊपर की ओर चढ़ के अपना लिए रास्ता बना लेगा, अपना एक रास्ता बना लेगा और इसके ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिमनद जो है वो ज़्यादा ना तो अपघर्षण करता है, ना ही उत्पाटन करता है। यहाँ पे एक नॉर्मल अपघर्षण क्रिया की वजह से ये इसको बिल्कुल फ्लैट बना देगा, एक चिकनी सतह बना देगा। ठीक है, तो ये कैसी सतह है, चिकनी सतह है बिल्कुल। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्शन मिलेगा वो मिलेगा एब्रेजन का। ठीक है, यहाँ पर एब्रेजन मिलेगा, अपघर्षण मिलेगा, उत्पाटन का काम तो एक कर ही नहीं रहा है यहाँ। तो इस एब्रेजन की वजह से क्या करेगा, यहाँ बिल्कुल एक चिकनी सतह का निर्माण कर देगा जो कि बिल्कुल फ्लैट स्लोप वाली है, बिल्कुल जेंटल स्लोप वाली है, तीव्र ढाल नहीं है, मंद ढाल है। मंद ढाल वाली एक चिकनी सतह का निर्माण कर देगा। और ऊपर से जब वो नीचे उतरेगा तो नीचे उतरते हुए जब वो ढाल के साथ नीचे उतरेगा तो यहाँ पर दोस्तों ये काम करेगा प्लकिंग का। ठीक है, अब प्लकिंग का काम करने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पर चट्टानों में से
टुकड़े जो है उनको निकाल करके और यहाँ पर क्या बना देगा, बड़ी बड़ी खरोंच बना देगा, बड़ी बड़ी अब खरोंच बना देगा यहाँ पे ये। और इसकी वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ पर तीव्र ढाल के साथ नीचे उतरेगा, स्टीप स्लोप होगा। यानी हिमनद जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ तो मंद ढाल होगा और जिस तरफ नीचे जा रहा है, ठीक है, वहां पर नीचे उतरते हुए ये स्टीप स्लोप के साथ उतरेगा और प्लकिंग करेगा, उत्पाटन की क्रिया करेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे रगड़ की वजह से खरोंच खरोंची ऐसी संरचना का निर्माण होता है। जब इसको हिमावरण वाले क्षेत्रों में देखा जाता है तो ऐसी कठोर चट्टान जो है वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ जो है, बहुत अधिक ऊन वाली भेड़ बैठी हुई है और उसकी पीठ दिखाई दे रही है, इसलिए इसको भेड़ पीठ शैल कहते हैं। ये देखिए यहाँ ऊनी सी संरचना नहीं दिख रही है, ये ठीक है ऐसे, और ये बैठी हुई एक भेड़ की जैसी संरचना दिखती है, जिसका इसका एक ढाल जो है, जो हिमनद के आगमन की ओर का है, वो जेंटल है, मंद ढाल है, और हिमनद के प्रस्थान की वाला है, जिधर से हिमनद प्रस्थान कर रहा है, जिधर से जा रहा है उस तरफ इसका स्टीप स्लोप होता है, तीव्र ढाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोला जाता है रोश मोंटेने या सीप रॉक या भेड़पीठ शैल। अब ऐसी ही एक और संरचना हमें दिखाई देती है, मगर उसमें और इसमें भी कुछ डिफरेंस बड़ा है। देखिए क्या डिफरेंस है, इसे बोला जाता है दोस्तों क्रैग टेल। इसको बोला जाता है क्रैग ट्रेग, श्रृंग पुच्छ। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है सो श्रृंग पुच्छ, श्रृंग पूंछ, पूंछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रैग क्या है और टेल क्या है। देखिए मैंने आपको जब ज्वालामुखी बताए थे तब भी आपको बताया था कि ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो दो होती है, एक तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिज्म और एक एक्सट्रिंसिक। तो होता है पातालीय चट्टान, प्लूटोनिक रॉक बनती है, ठीक है, जिनमें हमें बेथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ ऐसी चीजें बताई थी। दूसरा, यहाँ पर जब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के जो माउथ जो है, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, जो पूरी ज्वालामुखी नली जो होती है, उसमें कई बार बेसाल्ट का जो गाढ़ा लावा जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, गाढ़ा लावा होना चाहिए, वो जब वहां जम गया है तो उसकी वजह से क्या बन रहा था, वोल्केनिक प्लग का निर्माण हो रहा था। ठीक है, क्या बन रहे थे, वोल्केनिक प्लग। ठीक है, इसे बोला जाता है ज्वालामुखी डाट या वोल्केनिक प्लग का निर्माण हुआ था। ये ज्वालामुखी डाट मान लीजिए, अगर मान लो कि हिमनद के रास्ते में कहीं पर ज्वालामुखी डाट आ गई, अब इसके ऊपर जो सॉफ्ट चट्टानें थी वो सॉफ्ट चट्टानें कट गई और यहाँ से जो ज्वालामुखी का जो प्लग बन रहा था, ये प्लग के ऊपर मान लीजिए सॉफ्ट चट्टानें थी, ये कट के ऊपर या धरातल पर प्रकट हो गया है, धरातल पर दिखने लगा है। और ये किसका बना है, ये बेसाल्ट का बना हुआ है। ठीक है, अब इस बेसाल्ट के जो वोल्केनिक प्लग है, इसका हिमनद के रास्ते में आने पर इधर से क्या आ रहा है, हिमनद इस तरफ से चल रहा है। ठीक है, हिमनद की जाने की दिशा क्या है, ये। तो यहाँ पर जो ये कोमल चट्टानें हैं, इन कोमल चट्टानों का ये ज्यादा अपर्दन कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये अपने ढाल के साथ अपनी गति से आ रहा है। यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये जो वोल्केनिक प्लग है, जो ज्वालामुखी डाट जो बेसाल्ट का बना है, ये इसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा और अवरोध उत्पन्न करने के कारण ये बीच में ये अपर्दित हो नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो कठोर है। कोमल चट्टानों का तो अपर्दन कर दिया हमने, और ये बीच में एक बिल्कुल ऐसे खड़ी संरचना के रूप में अवरोधक का काम करता है। इसे बोला जाता है क्रैग या श्रृंग। ठीक है, तो इसे श्रृंग या सींग की तरह ये बिल्कुल खड़ी संरचना होती है, ऐसे कठोर चट्टान। अब यहां से जब ये हिमनद आ रहा है तो क्या होगा, हिमनद जो है उसके रास्ते में अवरोध आ गया। अब हिमनद की क्या होगी, गति कम हो जाएगी। अब जब ये यहां से चढ़ करके हिमनद और दूसरी तरफ उतरेगा, तो दूसरी तरफ उतरते हुए ये बड़े, एक तो गति भी कम हो गई है और दूसरा ये यहाँ पर मंद ढाल के साथ नीचे उतरता है, यहाँ पर ज्यादा अपर्दन का काम नहीं करता है, जिससे एक लंबी पूरी ऐसी एक संरचना दिखाई देती है जो श्रृंग से आगे बनती है। हिमनद जिस ओर जा रहा है उधर बनती है, जिसे पूंछ या
टेल कहा जाता है। तो ये हो गया क्रैग जो कि बेसाल्ट का बना है और बिल्कुल एक स्तंभ के रूप में हिमनद के मार्ग में अवरोधक का काम कर रहा है। और इससे आगे एक जो मंद ढाल वाली संरचना, मंद ढाल वाला जो धरातल है उसे बोला जाता है टेल, जो बिल्कुल पूंछ की तरह दिखाई देती है, इसलिए ऐसी संरचना को संग पूंछ या क्रैग टेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्रैग टेल का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस अगर आप रॉस मोंटेनेसे और क्रैग टेल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टीप स्लोप किधर बन रहा है, इधर स्टीप स्लोप जो बन रहा है वो हिमनद जिस ओर से आ रहा है उस ओर बन रहा है, जबकि यहाँ स्टीप स्लोप किधर बन रहा था, जिस तरफ हिमनद जा रहा है उस तरफ स्टीप स्लोप बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर मंद ढाल किधर बना, जिस तरफ हिमनद जा रहा है, और यहाँ मंद ढाल कहाँ बना, जिस तरफ हिमनद आ रहा है। यहाँ पर एक पूरी चट्टान है जो कठोर चट्टान है, और यहाँ पर कठोर और कोमल चट्टानें एकांतर क्रम में है, इधर कोमल है, ये कठोर चट्टान है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रॉस मोंटेने और क्रैग टेल में ये डिफरेंस है। इसके बाद हमारी जो अगली एक स्थलाकृति आती है, ठीक है, ये आता है दोस्तों पैटरनोस्टर लेक क्या होती है। ठीक है, पैटरनोस्टर लेक, हिंदी कोई नेम नहीं है इनका, पैटरनोस्टर लेक ही, पैटरनोस्टर झील ही आप याद रखें, कोई हिंदी नेम नहीं है। पैटरनोस्टर झील क्या होती है, मान लीजिए जो हिमनद इस तरफ से आ रहा था, ठीक है दोस्तों, तो हिमनद जब आ रहा था तो हिमनद के मार्ग में मान लीजिए कहीं पर भ्रंशन हो गया, धरातल जो है वो नीचे धंस गया। तो धरातल के नीचे धंसने पर क्या होगा, भ्रंश जब होता है, जब भ्रंशन होगा तो उसके साथ साथ क्या बनेगा, एक फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। जब फॉल्ट होगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, फॉल्ट स्कार्प का निर्माण होता है। ये क्या है, फॉल्ट स्कार्प है, भ्रंश तल है, ये कगार बोलेंगे इसको, भ्रंश तल या भ्रंश कगार बोलेंगे। ठीक है, ये भ्रंश कगार है। तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रंश कगार का निर्माण हो जाएगा। और ऐसे मान लीजिए कई बार भ्रंशन का क्रिया हिमनद के रास्ते में हुई, तो इसकी वजह से हिमनद क्या करेगा, यहाँ पर भ्रंश कगार पर अपर्दन का काम शुरू करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल एक क्लिफ जैसी संरचना बना लेगा। ये क्या है, क्लिफ है ये। ठीक है, ऐसे क्लिफ जैसी कई संरचनाओं का निर्माण कर देगा। ये एक क्लिफ, ये दूसरा क्लिफ और ये तीसरा क्लिफ। ठीक है, क्लिफ हमने जब झरने पढ़े थे नदीकृत स्थलाकृतियों में तब भी पढ़ा था कि पहले जो कठोर चट्टान है उसकी क्लिफ बनेगा और उससे नीचे जल गिर रहा था। ऐसे ही यहाँ भी हिमनद जो है वो आएगा और यहाँ पर ऐसे क्लिफ जैसी संरचना का निर्माण कर लेगा। किसके साथ साथ, भ्रंश कगार के साथ साथ। ये जो भ्रंश कगार है इसके साथ साथ एक क्लिफ का निर्माण करेगा, और इस क्लिफ के जो बेस है, जो इस क्लिफ का आधार है, इसमें हिमनद जब गिरेगा अपने साथ कंकड़ पत्थर वगैरह लेके आएगा, और यहाँ पर ये अपर्दन की क्रिया ज्यादा करता है, इसकी तली में यह अपर्दन ज्यादा करता है। ठीक है, तो क्लिफ के आधार पर जो अपर्दन करता है, इसकी वजह से यहाँ पर गर्त का निर्माण हो जाता है, और इस गर्त में बाद में क्या है, हिमानी के पिघलने से यहाँ पर जल भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है। इसे पैटरनोस्टर लेक कहते हैं। ठीक है, और एक किसके जैसे हैं, जो हमने नदीकृत स्थलाकृतियां पढ़ी हैं उसमें हमने पॉटहोल्स को और प्लंज पुल्स को पढ़ा था। ये वैसी ही संरचना है जैसे हमने प्लंज पुल और पॉटहोल्स पढ़ा था ना, जब झरना गिरता है क्लिफ से, हमने पढ़ा था ऐसे कि ये यहाँ पर आकर के और ये ऐसे होगा। यहाँ से जब झरना नीचे गिरेगा तो झरना गिरेगा जब क्या करता है, अपनी यहाँ पर तली में, जब यहाँ पर प्रपात गिर रहा है, वाटरफॉल गिर रहा है, तो वाटरफॉल क्या करेगा, यहाँ पर अपनी तली में ज्यादा अपर्दन करता है, और इसके साथ जो कंकड़ पत्थर थे वो क्या कर रहे थे, ग्राइंडिंग टूल्स का काम कर रहे थे, छेदक यंत्र का काम, और इसकी वजह से यहाँ पर गहरा हो रहा था और यहाँ पर पॉट हॉल्स बन रहे थे, है ना, पॉट हॉल्स। और यही जब बड़े हो जा रहे थे तो क्या बन रहे थे, प्लंज पुल्स बन रहे थे, अवनमन कुंड। ठीक है, अवनमन कुंड और जल गर्तिकाओं का निर्माण हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर पैटरनोस्टर लेक का निर्माण होता है, जब भ्रंशन की क्रिया के कारण हिमनद जो है वो नीचे क्लिफ जो बनाता है उसके नीचे आधार में अधिक अपर्दन का काम कर देता है, तो इससे पैटरनोस्टर लेक बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारी स्थलाकृतियां जो है वो पढ़ी हैं
हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि किस तरह से हिमनद जो हैं वो अपने रास्ते में अपर्दन से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिसमें अपर्दन दो क्रियाओं से हो रहा है, अपघर्षण एब्रेजन या प्लकिंग उत्पाटन से। ठीक है दोस्तों, और इससे वो कुछ स्थलाकृतियां बना रहा है। पहले तो यू शेप्ड वैली बनाएगा, वी शेप्ड वैली को परिवर्तित करके, फिर उसी में हमें हैंगिंग वैली देखी हमने और फिंगर लेक देखी। फिंगर लेक इसकी तली में बन रही है, और इसी के साथ हमने यू शेप्ड वैली में फ्योर्ड को देखा, और फ्योर्ड की मैंने विशेषताएं बताई कि क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी और एक कैसे बनी वो मैंने बताया आपको। इसके बाद हमने देखा कि जो हिमनद जो है वो अपनी घाटी के शीर्ष पर एक आरामदायक कुर्सी जैसी संरचना बनाएगा, जो क्या है, सर्क है। और सर्क जो है वो जब आपस में जब पास पास मिलने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अरेत और ऊपर से देखने पर एक ग्रीस रंग या हॉर्न का निर्माण होगा। और जब सर्क के बेस पे ही मान लीजिए अधिक बर्फ के भार, अधिक आइस वेट की वजह से नीचे अगर और ज्यादा अपर्दन होकर के गर्त का निर्माण हो जाता है तो उससे टार्न लेक बनती है। ठीक है, टार्न के बाद हमने देखा कि कैसे हमें कोल देखने को मिलता है कि जब सर्क पास पास सरकते गए तो बीच का जो भाग है वो टूट के नीचे गिर गया, तो एक रास्ता, एक दर्रा बन गया जिसे हिमानी दर्रा या कोल कहते हैं। इसके बाद हमने देखा भेड़ की जो पीठ सैल थी वो कैसी थी रॉस माउंटेन की, एक कठोर चट्टान थी जिसका एक ढाल जो है जो कि हिमनद की ओर का ढाल है, हिमनद के आने की ओर का है वो तो मंद ढाल है, और हिमनद के जाने की ओर ढाल है वो स्टीप स्लोप है। और हमने देखा क्रैकटेल, क्रैकटेल में क्या है, बेसाल्ट का है, वोल्केनिक प्लग है जिसे कहा जाता है ज्वालामुखी डाट, वो बीच में आ गया, और इसकी वजह से जिस तरफ से हिमनद आ रहा है वो तो है तीव्र ढाल, और जिस तरफ जा रहा है वो है मंद ढाल। इसे बोलते हैं क्रैग टेल या श्रृंग पुच्छ की संरचना। फिर हमने पैटर्नोस्टर लेक को देख लिया है, और उसमें पैटर्नोस्टर लेक में हमने देखा कि क्लिप के आधार में कैसे हिमनद जो है वो अपर्दन करेगा और उसमें जल के भर जाने से पैटर्नोस्टर लेक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां थी। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हमें हिमानी के कारण देखने को मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।